वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड हियर वी विल डिस्कस ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले है बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है। सेकेंड इज़ योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, जो कि ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। अलॉन्ग विथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हम ये भी देखेंगे कि ईस्टर बॉन्ड्स क्या होते हैं और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद बनते हैं ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। थर्ड इज़ योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फोर्थ इज़ योर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। और इसके बाद हम लोग एक और बॉन्ड देखेंगे जो लास्ट बॉन्ड होगा, दैट इज़ फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड्स। तो चलिए सारी चीज़ें ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि in this diagram you have this bond between the pyrimidine here purine and the nitrogenous base and the sugar. तो nitrogenous base और sugar जो जुड़े रहते हैं, that is with the help of this beta and glycosidic bond. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरिमिडिन्स। तो हम एक एक देखेंगे कि किस तरह से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे एक प्यूरिन है, दिस इज़ एडेनिन। तो प्यूरिन जब ऐड होते हैं आपके शुगर के साथ, तो प्यूरिन का जो N9 होता है, ठीक है, ये प्यूरिन का जो N9 है वो अटैच होगा किससे, वो अटैच होगा C1 प्राइम से। तो नाइट्रोजनस बेस का जो नंबर है दैट इज नाइट्रोजन 9 एंड 9 एटम विल गेट अटैच्ड टू दिस C1 प्राइम। तो 1 प्राइम है इसका मतलब ये शुगर का पार्ट है, और यहाँ नाइट्रोजन एंड 9 है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ your purine. So both the purine, adenine or guanine N9 will pair with form the beta and glycosidic bond with the sugar C1 prime. In case of pyrimidines में हमेशा N1, उसमें N9 तो रहता नहीं है, तो N1 will make this N glycosidic bond with again C1 prime. तो शुगर का जो C1 प्राइम है वो दोनों में सेम है, बस पायरिन और प्यूरिमिडिन्स में ये डिफरेंस है कि प्यूरिन्स में N9 जो है वो अटैच होगा और पायरिमिडिन्स में N1 अटैच होगा। नाउ वी कम टू द सेकेंड बॉन्ड, दैट इज़ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दिस इज़ द मेन बॉन्ड दैट लिंक्स द टू न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ईस्टर बॉन्ड एंड व्हाट इज़ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ देखिए ये कार्बन है, कार्बन अगर यहाँ OH रहता तो ये एसिडिक हो जाता, H के जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ R2 है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। सो दिस इज ईस्टर बॉन्ड। तो सेम यहाँ देखिए कार्बन की जगह किसने ले ली है, फॉस्फेट ने, इसीलिए यहाँ पर इसको कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। जहाँ फॉस्फेट की वैलेंसी क्योंकि 5 है इसीलिए ये 5 जगह से यहाँ जुड़ा हुआ है और कार्बन 4 से ही। तो ये आपका डिफरेंस था बिटवीन द ईस्टर बॉन्ड एंड द फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। एंड नाउ वी कम टू द फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एंड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये दोनों एकदम से ही अलग बॉन्ड्स हैं। आप देख सकते हैं कि जब एक न्यूक्लियोटाइड हम देख रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, और उसके साथ फॉस्फेट जब लग रहा है, अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर जो द बॉन्ड है दैट इज़ द बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फेट, दिस इज़ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये डाइस्टर नहीं है, दिस इज़ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये जो भी बॉन्ड है दैट इज़ बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप इज़ नोन एज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ओके, तो एक न्यूक्लियोटाइड में जो आपको मिलता है दैट इज़ अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द चेन,
यहाँ देखिए चेन में यही दो तरह से ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड जो है वो दो बने हुए हैं, एक पहले वाले शुगर से और एक इसके दूसरे वाले शुगर से। तो ये जो बॉन्ड है, नाउ दिस बॉन्ड इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है? तो ये जो बॉन्ड्स हैं, दिस बॉन्ड्स आर योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन phosphoester and phosphodiester bond. Moving to the next we have hydrogen bonds. तो ये जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, दैट इज थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यू कैन सी दैट थायमिन इज अटैच्ड टू एडेनिन एंड साइटोसिन टू गुआनिन। ये हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन, व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ प्रोटॉन that is positively charged and one molecule of an electronegative atom such as nitrogen, oxygen, fluorine of the other molecule. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ये आपका पॉजिटिव है और ये आपके हैं नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल में है और ये दूसरे मॉलिक्यूल के किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्लाइटली कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्लाइटली पॉजिटिव है दो ऐसे एटम्स के बीच में फंस जाए कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दोनों उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल में है हाइड्रोजन और उसके साथ ऑलरेडी उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन दूसरा भी जो एटम है उसे खींच रहा है, तब क्या होगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स, देन वन ऑफ देम is already having a covalent bond, then the other forms the hydrogen bond. यहाँ देखिए ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल में है एंड दिस इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। ये ऑलरेडी बनाया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन जस्ट उसके सामने एक और नाइट्रोजन आता है जो कि ये किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन थोड़ा सा स्लाइटली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा और ये भी एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो जब बॉन्ड बनाते हैं तो उस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ देखिए बीच में देयर इज़ अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड two sides we have slight negative charges. So already it has formed a covalent bond because this is a molecule and it is a covalent bond. Then the atom of other molecule is attracting this positive hydrogen, the hydrogen will form a hydrogen bond. ठीक है, सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो दूसरे मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है दैट इज योर ऑक्सीजन। तो ये कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन विल फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड OH. So these are the hydrogen bonds. Now some more details about hydrogen bonds, that these are weaker than ionic bond and covalent bond, but they are stronger than the van der Waals forces. So how thymine pairs with adenine? So this is the structure of thymine and this is adenine. You can see that this portion is slightly negative due to presence of O and this portion is slightly positive. And here also we have two positions, one hydrogen and one nitrogen. ये जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिव है, ये जो नाइट्रोजन है वो स्लाइटली जो है वो नेगेटिव है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों में पेयरिंग हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये NH ये कोवलेंटली बॉन्ड है और ये N जो है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ वही चीज़ है, ये NH जो है ये कोवलेंटली बॉन्डेड है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इसे खींच रहा है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स
बना सकता है। तो सिमिलरली इट फॉर्म्स दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द C4 एंड C6NH2 के साथ जो है, और N3 और यहाँ N1 के बीच में जो हाइड्रोजन है उनमें इन दोनों का जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकता है। और ये दो ही प्लेसेस थे जहाँ पर ये कर सकते हैं बॉन्डिंग, इसीलिए A और T के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, इसके साथ इसका कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। सेम यहाँ देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन नेगेटिव है, यहाँ ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए वो इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। नाउ we come to how cytosine pairs with guanine। अब साइटोसिन और गुआनिन में आप देख सकते हैं कि ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है स्लाइटली पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। तो इन तीनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की गुंजाइश है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर साइटोसिन और गुआनिन इस तरह से प्लेस हो तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ये आपका कोवलेंटली लिंक्ड है, तो ये यहाँ से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर भी दिस इज कोवलेंटली लिंक्ड, ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ फॉर्म हो सकते हैं। सो दे हैव फॉर्म्ड दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसीलिए साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, द फोर्थ वन, द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। These association of non-polar groups with each other when present in aqueous solution because of their insolubility in water। अब सबसे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यही बात यहाँ पे याद रखिएगा कि वो भी नॉन पोलर है, मैं भी नॉन पोलर हूँ, तो पोलर से दुश्मनी कर लो, हम लोग पोलर के साथ नहीं मिलकर रहने वाले हैं, हम लोग अपना बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज़ योर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक्स होते क्या है? हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग, तो ये रिपेल करते हैं वाटर को, एंड दे आर इनसॉल्यूबल इन एनी पोलर सब्सटेंस और वाटर सॉल्वेंट्स, एनी पोलर सॉल्वेंट्स, और कोई भी वाटर रिलेटेड जैसे भी पोलर सॉल्वेंट्स हो तो उसमें वो इनसॉल्यूबल होंगे। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोफिलिक्स आर वाटर लविंग एंड what is polar, and these substances are also polar, so they are soluble in this polar solvents and also soluble in water। तो ये जैसे ही बन जाते हैं तो water molecules are polar compounds, तो similar which are similarly polar very soluble in water, तो सारे वो hydrophilic compounds, and which are non-polar, no charge is present, they are insoluble in water and they are हाइड्रोफोबिक। सो ये जितने भी यहाँ आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं रेड पोर्शंस, these all are हाइड्रोफोबिक, द हाइड्रोफोबिक एरिया, और ये हाइड्रोफिलिक एरिया है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक एरिया जो है वो स्टैक्ड हो जाते हैं और अपने आप में एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जो कि वीक सा ही बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ डीएनए के केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो द स्टैक्ड बेस पेयर्स प्रोवाइड अ हाइड्रोफोबिक कोर। तो ये जो स्टैक हो गए हैं ये बीच में, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द डीएनए and DNA nucleic acid and not for the RNA nucleic acid, the hydrophobic bonds. So it form the hydrophobic core, and this is all about the hydrophobic bond. So in nucleoside we have studied the N-glycosidic bond between nitrogenous base and sugar. Now in nucleotide
that is nucleoside monophosphate, we have studied two bonds. One was beta and glycosidic bond, and second was phosphoester bond. Now we will study the bonds in nucleoside diphosphate and triphosphate. So in diphosphate or triphosphate, we have ADP, ATP, and we already talked about AMP. So we are not talking about the AMP, GMP, CMP. We are talking about ADPs and ATPs. Here you have already understood that what is phosphoester bond, where the sugar is connecting with the phosphate group, and this is phosphoester bond. Now we come to the phosphoanhydride bond. When there are more than one phosphate, here you have two phosphate group, and we name it as alpha and beta. So the bond between the alpha and beta phosphate group is your phosphoanhydride bond. So this is different from the phosphoester bond. तो जैसे ही यहाँ पर दो फॉस्फेट ग्रुप्स आ जाते हैं, तो पहले एक ही फॉस्फेट ग्रुप था तो वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ था. अब दो फॉस्फेट ग्रुप्स है तो वहाँ पर जो दो फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं आपस में, दैट इज थ्रू phosphoanhydride bond. एंड अगेन इन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ 1 2 3 फॉस्फेट है, यानी अल्फा बीटा एंड गामा फॉस्फेट्स. तो यहाँ आपके पास दो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स है एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन. एंड फाइनली you can see that you in a nucleoside triphosphate you have a nitrogenous base, sugar, and 3-phosphate. Nitrogenous base and sugar is connected with beta and glycosidic bond. Sugar and phosphate, this sugar and phosphate is connected with phosphoester bond, and the phosphates are connected with two these are two phosphoanhydride bond. This is one and this is second. So this is the complete structure of a nucleoside triphosphate and all the bonds present in here. So hope these videos help in your exams and you fetch maximum marks. All the best for your preparation. In next video we will discuss the chain formation in nucleic acids. Do not miss this part 6 because chain formation in nucleic acid is very basic and important for your studies. Thank you so much.